Hello everyone, welcome to my channel. This is Ankita Sharma. Today I will discuss principles of management developed by Fayol. Henry Fayol developed 14 principles of management. We will discuss all the principles of management developed by Fayol one by one. So our first principle is division of work. डिवीज़न ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है? काम को डिवाइड किया जाए। किसी भी एक इंसान को अगर सारा की सारा काम दे दिया जाएगा तो उसके ऊपर ओवरबर्डन हो जाएगा। और दूसरी बात, हर इंसान हर काम को परफेक्ट तरीके से नहीं कर सकता है। तो हेनरी फेयोल ने क्या कहा? होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल टास्क। मतलब सारा काम छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया जाए और लोगों को उनकी कैपेबिलिटी, एबिलिटी, क्वालिफिकेशन और उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उन्हें असाइन किया जाए। और जब एक पर्सन एक काम को अगेन एंड अगेन करेगा तो उस काम में वो परफेक्ट हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, उसका एफिशिएंसी लेवल इम्प्रूव हो जाएगा, जिससे हमारा टास्क अच्छे से परफॉर्म होगा और हमारी कॉस्ट भी कम आएगी एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी होगा। तो ये था हमारा डिवीज़न ऑफ वर्क। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हेनरी फेयोल का अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन। अगर आप कोई डिसीजन लेते हो तो आपकी पावर को बोला जाता है अथॉरिटी। अगर एक सुपीरियर के पास पावर है अपने सबऑर्डिनेट को कमांड करने की तो उसको उसकी अथॉरिटी बोलते हैं। और जो काम दिया गया है सबऑर्डिनेट को तो उसकी जिम्मेदारी है कि उसे पूरा करना, दैट इज़ हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो हेनरी फेयोल ने कहा है कि इन दोनों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों में से एक भी कम ज़्यादा होगा तो काम अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसे काम दिया गया कि आप 1000 यूनिट्स 10 डेज में बना कर दो, तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई, बट आपको अपने रॉ मटेरियल खुद परचेज करने की अथॉरिटी नहीं दी गई है। और जो परचेज डिपार्टमेंट है उसने भी आपके साथ कोई कोऑपरेट नहीं किया। इन दैट केस आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी अपने टारगेट को पूरा करने में। और इसका अपोजिट भी हो सकता है, अगर आपको अथॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा दे दी गई हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं दी गई हैं तो भी नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है। तो हेनरी फेयोल ने कहा है अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अपने प्रिंसिपल में कि अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है तो अथॉरिटीज़ भी उसके अकॉर्डिंग दी जानी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा डिसिप्लिन की हर जगह रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो स्कूल हो, बिजनेस हो, कंपनी हो, घर हो या कॉलेज हो। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना चाहिए ही चाहिए। डिसिप्लिन होता क्या है? क्लियर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है डिसिप्लिन, जिसको फॉलो किया जाएगा और अगर फॉलो नहीं किया गया तो पेनल्टीज़ लगेंगी और उसके बदले में आपको बहुत सारे फाइन्स देने पड़ेंगे, बहुत सारी पेनल्टीज़ देनी पड़ेंगी। तो हेनरी फेयोल ने क्या कहा? हेनरी फेयोल ने कहा है कि डिसिप्लिन सिर्फ और सिर्फ लोअर लेवल के लिए या सबऑर्डिनेट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, बल्कि सुपीरियर लेवल के लिए भी, मतलब टॉप लेवल के लिए भी होना चाहिए। जो पेनल्टीज़ लोअर लेवल के लिए रखी गई हैं वही पेनल्टीज टॉप लेवल के लिए भी रखनी चाहिए। दैट मीन्स फेयोल्स बिलीव दैट द डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इवन टॉप लेवल को इतना डिसिप्लिन में काम करना चाहिए कि वो इंस्पायर करे लोअर लेवल को उतना ही डिसिप्लिन में काम करने के लिए। देयर शुड बी प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट, प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस होना चाहिए। And if it is broken, there must be judicious applications of penalties. अगर ये रूल्स और रेगुलेशंस तोड़े जाते हैं तो यहाँ पे जुडिशियल एप्लीकेशंस होना चाहिए, मतलब पेनल्टीज़ होनी चाहिए, फ़ाइन लगना चाहिए। तो फ़ाइन पेनल्टीज़ का प्रोविज़न होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकेंगे।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी का मतलब होता है वन पर्सन और कमांड का मतलब होता है ऑर्डर। मतलब जो भी ऑर्डर दिया जाए, दोस ऑर्डर शुड बी रिसीव फ्रॉम अ सिंगल बॉस ओनली। अब आप खुद ही सोचो, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और आपके तीन बॉस हैं और तीनों की तीनों आपको ऑर्डर दे रहे हैं कि ये करो वो करो, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा किसकी बात हम माने किसकी ना माने। तो फ्यूल ने क्या कहा अपने प्रिंसिपल में, बॉस एक ही होना चाहिए, उसी के ऑर्डर फॉलो किए जाने चाहिए। अगर कई सारे बॉस होंगे तो एम्प्लॉयज़ के माइंड में कंफ्यूजन हो जाएगा और एम्प्लॉय के किसी एक भी बॉस के डिसीजन ना मानने पर ईगो क्लैशेस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑर्डर देने के लिए एक ही बॉस होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, ऐसा फ्यूल का कहना है अपना यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल में। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पे पिक्चर भी दिया हुआ है। अगर एक बॉस होगा और वो सबको कमांड देगा, उसका जो ऑर्डर होगा वो क्लियर एम्प्लॉयज़ के पास पहुँचेगा। और अगर तीन बॉस होंगे या ज़्यादा बॉस होंगे और वो सब लोगों को कमांड देंगे तो क्लैशेस हो सकते हैं और कंफ्यूजन पैदा हो सकता है, जिससे कि एम्प्लॉयज़ के काम करने का जो कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन के सभी मेंबर्स एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को एक ही डायरेक्शन में ले जाएं, जो उनका गोल है। ठीक है, जो हमारा गोल है, जो हमारा लक्ष्य है, और जो ऑर्गेनाइजेशन में पीपल्स काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनके एफर्ट्स को एक ही डायरेक्शन में ले जाना यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहलाता है। अगर इस प्रिंसिपल को हम लागू करते हैं तो सभी के बीच कोऑर्डिनेशन बिठाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट प्रोडक्शन कर रही है, लाइक कॉस्मेटिक, मेडिसिन्स, कन्फेक्शनरी आइटम्स, तो इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स का डिफरेंट एनवायरनमेंट होगा और हर डिवीज़न को अपने अपने प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाने चाहिए और उस डिवीज़न के एम्प्लॉयज़ को भी अपने डिपार्टमेंट्स के प्लान्स को पूरा करने के लिए एफर्ट्स लगाने चाहिए और दूसरे डिवीज़न को ओवरलैप कभी नहीं करना चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा किया जा सकता है। तो ये था हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या है, एक ही डायरेक्शन में एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को ले जाया जाए। यूनिटी ऑफ कमांड में था कि एक पर्टिकुलर बॉस होना चाहिए जो सबको डायरेक्शन दे और उसी की बात एम्प्लॉयज़ माने। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या था, एक ही प्लान होना चाहिए जिसको एम्प्लॉयज़ माने और उस प्लान के अकॉर्डिंग ही एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन देना चाहिए। और इसके अलावा यूनिटी ऑफ कमांड का जो एम है वो क्या है, वो एम्प्लॉयज़ को कन्फ्यूज़न से बचाना है। और यूनिटी ऑफ डिसीज़न का जो एम है वो क्या है, एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को राइट डायरेक्शन के अंदर ले जाना है। ठीक है, तो ये थे इनके डिफरेंसेस। आई थिंक इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, दोनों को अच्छे से समझ लिया है हमने। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप्स काम करते हैं, एक है एम्प्लॉय, दूसरा है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करे और एम्प्लॉयज़ के भी कुछ अपने पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट अर्न करना। तो ये जो हमारा प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ये क्या कहता है, ये बोलता है कि द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल और एम्प्लॉयज़। यानी ऑर्गेनाइजेशन का गोल हमेशा ऊपर होना चाहिए एम्प्लॉयज़ के पर्सनल इंटरेस्ट से। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मैनेजर है, उसका एक कज़िन है, उसकी रॉ मटेरियल की शॉप है, बट उसका जो रॉ मटेरियल है उतना अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो मैनेजर को उससे अपना भाईचारा नहीं निभाना चाहिए, बल्कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को देखना चाहिए और अपने कज़िन से रॉ मटेरियल ना लेकर किसी अच्छी शॉप से रॉ मटेरियल लेना चाहिए, क्योंकि जो उसका कज़िन है उसके रॉ मटेरियल की जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट टू
मैनेजर्स पर्सनल इंटरेस्ट, मतलब जो प्रायोरिटी है वो मैनेजर की पर्सनल इंटरेस्ट को नहीं देनी चाहिए, बल्कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके इंटरेस्ट को देनी चाहिए। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ऊपर रखना चाहिए, ना कि किसी एम्प्लॉयज़ के या फिर मैनेजर के इंटरेस्ट को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। रेम्यूनरेशन क्या होता है? रेम्यूनरेशन का मतलब होता है हम अपने एम्प्लॉयज़ को क्या सैलरी दे रहे हैं, क्या वेजेस दे रहे हैं उनके काम के बदले में। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, employees in the organization must be paid fairly and adequately to give them maximum satisfaction। अपने एम्प्लॉयज़ को एक फेयरली और एडिक्वेट सैलरी देनी चाहिए जो उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रही हो। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो सैलरी है जो हम एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं वो कैसे फेयर होगी? तो इसके लिए 3 कंडीशन हैं। और दूसरी चीज़ ये याद रखना है, जो भी कंडीशंस हैं वो पूरी हों और जो भी आप पे कर रहे हो वो आपकी पेइंग कैपेसिटी के अंदर होना चाहिए। अगर आप कम रहे हो और ये सोच रहे हो कि हम बहुत सारा पे कर देंगे तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। तो ये चीज़ भी आप मैनेजर को अपने ध्यान में रखनी चाहिए, अपने माइंड में रखनी चाहिए कि जो भी वो सैलरी दे रहा है वो उसकी पेइंग कैपेसिटी के अंदर होनी चाहिए। नाउ द वेजेस टू बी डिसाइडेड। वेजेस किस तरीके से डिसाइड हो उसके लिए यहाँ पे 3 चीज़ें बताई गई हैं। 3 चीज़ों में क्या है? सबसे पहला है फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न। मतलब जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है वो हमारी पहुँच के अंदर होनी चाहिए। हम जितना कमा रहे हैं उतनी ही, मतलब अगर हमें जितना प्रॉफिट हो रहा है उतनी हम सैलरी पे करेंगे, हम अपनी कैपेसिटी से ऊपर सैलरी पे नहीं कर पाएंगे। सेकंड है हमारा बाय कीपिंग इन माइंड द मैक्सिमम वेजेस एक्ट ऑफ गवर्नमेंट। ये भी हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए कि जो गवर्नमेंट का एक्ट है उससे हमें कम सैलरी नहीं देनी है। गवर्नमेंट ने जो एक्ट बनाया है उसके हिसाब से हमें सैलरी देनी है। बहुत ज़्यादा भी सैलरी नहीं देनी है और बहुत कम भी सैलरी नहीं देनी है। मतलब गवर्नमेंट ने जो मिनिमम सैलरी जो डिसाइड की है उतनी तो सैलरी हमें देनी ही देनी है, जिससे क्या है वर्कर्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसे भी ध्यान में रखते हुए हमें वेजेस डिसाइड करनी है। थर्ड है हमारा द वेजेस एंड सैलरी पेड बाय द कॉम्पिटिटर्स। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या सैलरी दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। तो ये था हमारा फ्यूल का नेक्स्ट प्रिंसिपल, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। सबसे पहले हम सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का मतलब जान लेते हैं कि सेंट्रलाइज क्या होता है और डिसेंट्रलाइज क्या होता है। कुछ डिसीज़न ऐसे होते हैं जो सिर्फ टॉप लेवल को अपने हाथ में रखने होते हैं, वो उन डिसीजंस को लोअर लेवल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर सारे के सारे डिसीजंस टॉप लेवल करता है और मिडिल लेवल और लोअर लेवल को डिसीजंस लेने का राइट नहीं दिया जाता है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और अगर डिसीजंस पावर टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल सब में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यानी सबको मौका दिया जाए डिसीजन लेने का, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ इस प्रिंसिपल में फ्योल का कहना था कि एक ऑर्गेनाइजेशन अगर सेंट्रलाइज है तो भी गलत है, और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज है तो वो भी रॉन्ग होगा, क्योंकि ज़्यादा पावर देना भी गलत हो जाएगा। अगर हमने लोअर लेवल को बिल्कुल भी पावर नहीं दी है तो उनकी जो क्रिएटिविटी है, उनका इनोवेशन है और उनकी जो इन्वेंशंस हैं वो सारे के सारे छुप जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। तो फ्योल का कहना था कि देयर शुड बी ए बैलेंस और कॉम्बिनेशन बिटवीन बोथ सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। जो मेजर डिसीजन हैं वो टॉप लेवल के हाथ में रखने चाहिए और जो रूटीन टास्क हैं वो क्या है, वो लोअर लेवल के हाथ में रखने चाहिए या फिर डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट फ्यूल का प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। इसमें फ्यूल ने क्या कहा है, इसमें जो भी काम हो रहा है इट शुड बी फॉलोड बाय अ चेन, मतलब चेन में काम होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एफ को कोई बात पी को पहुंचानी है, पहले वो बात ई से बोलेगा और फिर ई डी से बोलेगा, डी सी से कहेगा और सी बी तक पहुंचाएगा, बी ए तक पहुंचाएगा, फिर एल तक, फिर एम एन ओ, फिर पी तक पहुंचेगी। एक चेन फॉर्मेशन सा रहेगा। इससे क्या होगा, इस तरीके से चेन में कम्युनिकेशन होगा तो कम्युनिकेशन में गैप नहीं आएगा और कोई भी रूमर नहीं फैलेगा। ठीक है, अगर कोई रूमर फैलाता भी है तो उसे आसानी से पता लगाया जा सकता है कि किसके द्वारा रूमर फैलाया गया है। बट इन द केस ऑफ इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी है तो क्या कर सकते हैं, तो आप शॉर्टकट ले सकते हैं। ठीक है, यानी अगर इमरजेंसी का केस है और एफ को अपनी बात पी तक पहुंचानी है तो वो ये डायरेक्ट पहुंचाएगा। ठीक है, ये चेन से नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, चेन फॉर्मेशन होता है उसमें क्या है, समय लगता है। ठीक, बट कुछ फ़ायदे भी हैं कि जो भी रूमर्स हैं वो पकड़े जाते हैं और एक क्या है, सीक्वेंस रहता है। ठीक है, और कम्युनिकेशन क्लियर रहता है। इमरजेंसी के टाइम पर ही डायरेक्ट कम्युनिकेशन किया जा सकता है। ये जो कम्युनिकेशन डायरेक्ट किया जाता है उसे हम गैंग प्लैंक कहते हैं। अगर कोई इमरजेंसी आ रही है और डायरेक्ट हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसे गैंग प्लैंक कहा जाएगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या है, ऑर्डर डज नॉट मीन कमांड। ऑर्डर का ये मतलब नहीं कि कमांड कहाँ से आई। ऑर्डर का ये मतलब है कि सब कुछ एक वेल डिफाइंड मैनर में रखा हो। देयर शुड बी अ फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक टूल को ढूंढ रहे हो और आपको वो टूल मिल नहीं रहा है क्योंकि कंपनी का जो भी एम्प्लॉय है उस टूल को यूज़ करता है और उसको कहीं पर भी रख देता है, उस टूल की कोई फिक्स प्लेस नहीं है, तो आप क्या है, आप परेशान हो जाओगे। ऐसे ही सिमिलरली अगर एक एम्प्लॉय है उसका कोई फिक्स केबिन नहीं है और आपको उसको कोई अर्जेंट इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप क्या है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में घूमते घूमते परेशान हो जाओगे और बल्कि आपको जो उसको अर्जेंट इन्फॉर्मेशन देनी है वो आप अर्जेंटली नहीं दे पाओगे। तो फ्यूल ने कहा है कि जो सारी चीज़ें हैं वो एक फिक्स्ड प्लेस पर रखी जानी चाहिए। So according to this principle, Fuel said that there should be a fixed place for every man and material. हर किसी चीज़ का, चाहे वो मैन हो चाहे वो मटेरियल हो, हर किसी चीज़ का एक फिक्स प्लेस होना चाहिए जिससे कि उसे आसानी से कांटेक्ट किया जा सकता है या फिर उसको आसानी से प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी में फ्यूल ने बताया है एम्प्लॉयज़ के बीच में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, सबके बीच इक्विटी का भाव यानी समानता का भाव रखना चाहिए। अगर हम सभी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो एम्प्लॉयज़ क्या है, अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे और जो हमारी कंपनी है उसका प्रोडक्शन कम होगा। तो एम्प्लॉयज़ के बीच में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, चाहे वो सेक्स से रिलेटेड हो, गर्ल है या बॉय है, रिलीजन से रिलेटेड हो, हिंदू है, मुस्लिम है, लैंग्वेज से रिलेटेड हो, नहीं वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोल पाता है या हिंदी लैंग्वेज नहीं बोल पाता है, या फिर कोई एक पर्सन बहुत अच्छी स्पेनिश या फ्रेंच बोलता है। इस वे में हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। कास्ट को लेकर अगर हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, उसका बिलीफ और नेशनलिटी कुछ अलग है, अगर अदर कंट्री का है तो हम उसके साथ पार्शियलिटी कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें एक मैनेजर को नहीं करनी चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में। अपने सारे एम्प्लॉयज़ को वर्क के अकॉर्डिंग देखना चाहिए। अगर जो ज़्यादा काम करता है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए और जो कम काम करता है उसको उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है, सभी के बीच में समानता का भाव रखना चाहिए एक मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल।
इस मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के अंतर्गत फ्योल ने बताया है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए कंपनी की तरफ से। अगर एम्प्लॉय को लगेगा ही नहीं कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारी एक जॉब सिक्योरिटी है, तो वो काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो वर्कर्स हैं उनको बार बार एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट से, दूसरे से तीसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी एम्प्लॉय को बार बार अदर डिपार्टमेंट्स में शिफ्ट करेंगे तो जो उसकी स्किल है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एम्प्लॉय है, उसको हमने 3 महीने की ट्रेनिंग दिया और उसके बाद में 5वें महीने में उसे दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया, उसके बदले में एक नया एम्प्लॉय रखा, ठीक है, तो फिर नया जो एम्प्लॉय आएगा उसको भी हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से ही हमारा सारा टाइम वेस्ट चला जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो एम्प्लॉय है उसकी एस्टेबिलिटी इंश्योर करनी चाहिए कि हाँ वो यहाँ पे काम कर रहा है और लॉन्ग टाइम वर्क करता रहेगा, है ना, और उसको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एस्प्रेड द क्रॉप। इसमें फ्योल ने बताया है कि सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में यूनिटी होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, सब लोग एक साथ काम करें, किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़ा ना हो, सब लोग कोऑपरेशन से काम करें। और मेन चीज़ इन्होंने ये बताई है कि जो एक मैनेजर है, मैनेजर को हमेशा आई को वी में रिप्लेस करना चाहिए। ठीक है, उसे कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ मैंने ये काम किया है, उसे बल्कि ये कहना चाहिए कि हम सब ने ही मिलकर ये काम किया है। तो इस तरीके से अगर मैनेजर सबको लेकर चलेगा, सबका साथ सबका विकास जैसी भावनाओं को अपने अंदर लाएगा, तो एम्प्लॉयज़ को भी अच्छा लगेगा, उसको भी लगेगा कि हाँ हमारी भी एक वैल्यू है इस कंपनी में, इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो भी अच्छे से काम करेंगे, मन लगाकर काम करेंगे, अपना काम समझकर काम करेंगे। तो एस्प्रेड द क्रॉप में फ्योल ने बताया है कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंतर्गत सारे एम्प्लॉयज़, वर्कर्स, मैनेजर, इन सभी के बीच में क्या है, एक यूनिटी और हार्मनी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए और शांति, भाईचारे की भावना होनी चाहिए। किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए और सबको मिलकर काम करना चाहिए।